एक्चुअली मिस्टर बजाज गौरी को बताना चाहते थे कि सिद्धार्थ के डैडी, जिन्हें ढूंढने के लिए इतने दिनों से वे लोग इतनी मशक्कत कर रहे थे, वे वापस आ चुके थे। हालांकि अब ये खुशखबरी पूरी नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ की मम्मी अभी भी उस शैतान के कब्जे में थी। लेकिन गौरी को इस तरह सजा धजा और हाथ में पूजा की थाली लिए देखकर उन्होंने गौरी से कुछ भी कहने से पहले पूछा, तुम इस तरह तैयार होकर कहां चली गई थी? तुम्हें समझना चाहिए कि इस गांव के हालात ऐसे नहीं है कि तुम यूं ही कहीं पर घूमते फिरते रहो। न जाने तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। उसने जवाब में मिस्टर बजाज से कहा, वो डैडी, आज वट सावित्री का त्योहार था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पूजा कर लूं, इसलिए मैं बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए गई थी। गौरी ने जो कहा था, क्या वो सच था? ये कौन जानता था, लेकिन उसने तो अपने डैडी को यही बताया था। हालांकि मिस्टर बजाज को गौरी के इस तरह से सुहागन वाले व्रत को रखने से ऐतराज था, लेकिन आज के दिन वे कोई भी बहस नहीं करना चाहते थे। वे सच में खुश थे। उन्होंने जैसे ही गौरी को सिद्धार्थ के डैडी के वापस लौट आने की खुशखबरी दी, गौरी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। वो भी दौड़कर सिद्धार्थ के कमरे के पास गई और उसने रूम के डोर को नॉक किया और फिर अंदर गई। सिद्धार्थ के डैडी को ग्रीट करने के बाद उसने उनके पैर छू लिए। उसके ऐसा करते ही मिस्टर बजाज को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वे बिल्कुल श्योर थे कि उनके पैर छूने वाली यही लड़की गौरी थी, उनके मैनेजर मिस्टर बजाज की बेटी। क्योंकि वो सिद्धार्थ के डैडी थे, इसलिए गौरी उनकी देखरेख में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें हर हाल में इंप्रेस करना चाहती थी। उसे पता था कि अगर एक बार सिद्धार्थ के डैडी ने हाँ कर दी तो उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। हालांकि जब वो हवेली से आए थे, उसके बाद से सिद्धार्थ ने उनके खाने पीने का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन गौरी के आते ही उसने थोड़ी ही देर में उनके लिए दोबारा चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया। जैसा कि गौरी ने सोचा था वैसा हो भी रहा था। प्रभात भारद्वाज को सचमुच गौरी पसंद आई थी। आज के जमाने में कोई लड़की इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस कैसे पहन सकती थी, और उसे बड़ों की इस तरह रिस्पेक्ट और केयर करने की क्या जरूरत थी? और जब वहां पर ऑलरेडी एक केयरटेकर अपॉइंटेड था। सिद्धार्थ इतने दिनों के बाद अपने डैडी के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों की अच्छी यादों को एक बार फिर जी रहा था। वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वे लोग कैसे एक दूसरे के साथ कभी चेस खेला करते थे, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे, कभी रेस लगाया करते थे, तो कभी बैडमिंटन खेला करते थे। दोनों के बीच में कई बार खट्टी मीठी नोकझोंक भी हो जाया करती थी। तब किस तरह से सिद्धार्थ की मम्मी दोनों की मीडिएटर के तौर पर काम करती थी और मोस्टली फैसला सिद्धार्थ के हक में ही आया करता था। एक तरफ जहां सिद्धार्थ अपने डैडी के साथ एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मायावी जंगल में उसका साथ देने वाले उन तीनों एनिमल्स पर शैतान का कहर टूट रहा था। हाँ, इच्छाधारी नागिन, उसका बेटा वो बाज, वो गधे के सिर वाला बंदर, तीनों बारी बारी से शैतान के हमलों का शिकार बन रहे थे। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन तो पहले ही धरती में समा चुकी थी, फिर अभी वो शैतान कैसे उसे सजा दे रहा था, यह भी एक बड़ा रहस्य था। क्योंकि शायद सिद्धार्थ का साथ देने का दावा करने वाली इच्छाधारी नागिन असली इच्छाधारी नागिन नहीं थी, वो कोई और थी। कौन, ये कोई नहीं जानता। दरअसल हुआ ये था कि मायावी जंगल को तबाह करना भी उस शैतान की साजिश का एक हिस्सा था, क्योंकि वो शैतान उस एरिया में जाकर खुद तो तबाही मचा नहीं सकता था और ना ही उसकी ताकत वहां पर कोई काम आती। इसलिए उसने मायावी जंगल के कुछ जानवरों को अपने साथ मिलाकर ये चाल चली थी। उसके साथ देने वाले वे तमाम बेवकूफ जानवर भी उस शैतान के ही हाथों से बाद में मार दिए गए थे। वो शैतान उन तीनों ताकतवर जानवरों को जान से तो नहीं मार सकता था, लेकिन उन्हें इस तरह तड़पाना चाहता था जिससे वे लोग दोबारा उसके खिलाफ जाने की कभी सोच भी ना सके। उसने उस नागिन के शरीर पर बहुत से जख्म दिए थे, जिससे लगातार खून रिस रहा था। इस वक्त वे सारे जानवर वीरानगढ़ के इलाके में थे, जो कि एक ऐसा इलाका था जहां पर ना तो शैतान की ही हुकूमत थी और ना ही बेताल की। लगातार इस तरह के मायावी जंगल के जानवरों को टॉर्चर करते हुए उस शैतान की भी काफी एनर्जी बर्बाद हो गई थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा था। नागिन के बेटे बाज के बाएं पर को बुरी तरह से काट दिया गया था। उसके साथ ही उस गधे के सिर वाले बंदर की पूंछ काट दी गई थी और उसे कटीली झाड़ियों के बीच बुरी तरह घायल करके फेंक दिया गया था।
गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। वे सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ही परिवार की तरह हंसी मजाक कर रहे थे। गेस्ट हाउस में ऐसी खुशी सिद्धार्थ के आने के बाद पहली बार दिख रही थी। गांव के कुछ लोग भी सिद्धार्थ के डैडी से मिलने और उनका हालचाल पूछने के लिए वहां आए हुए थे। उन लोगों का तो यही मानना था कि एक बार जो शैतान के चुंगल में फंसा वो कभी रिहा नहीं हो पाया। जिस तरह से सिद्धार्थ एक के बाद एक उस शैतान को मात देते जा रहा था, उससे गांव वालों की उम्मीदें और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। सिद्धार्थ इस वक्त चाहता था कि उसके डैडी ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करें और उन्हें ज्यादा थकान भी न हो। इसलिए उसने गांव वालों से माफी मांगकर उन्हें जल्दी ही विदा कर दिया। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर छाए रहने के बाद वीरानगढ़ की खबरें फिर से किसी अनसुलझी पहेली की तरह लोगों के जहन से मिट चुकी थी। सिद्धार्थ के डैडी ने उसे बताया कि उस रात उन लोगों के साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने लोगों की बातों को दरकिनार करके उस हवेली में रहने की ठानी थी। उनके हिसाब से यह सिर्फ और सिर्फ उनकी बेवकूफी थी और आज उनकी इस हरकत की कीमत पूरा वीरानगढ़ चुका रहा था। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि उसकी मम्मी कभी भी उनके वीरानगढ़ आने के फैसले को लेकर खुश नहीं थी। उसकी मम्मी तो हमेशा से ही इन सारी चीजों को मानती आई थी। उनका मानना था कि जब अच्छी शक्तियां होती है तो बुरी ताकतें भी होती हैं। लेकिन सिद्धार्थ के डैडी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उस रात भी सिद्धार्थ की मम्मी ने उन्हें बहुत समझाया था कि अगर वो वीरानगढ़ में फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो इसमें इतना खतरा नहीं है जितना कि उस हाउंटेड हवेली में हो सकता है। उन्होंने गांव वालों और बूढ़े बाबा की हिदायतों पर गौर करने के लिए कहा था, जो कि प्रभात भारद्वाज ने बिल्कुल भी नहीं किया। उस रात सिद्धार्थ की मम्मी ने उन्हें समझाया था कि बरसों से बंद पड़ी उस हवेली में बिना किसी पूजा पाठ के यूं दाखिल होना मौत को दावत देने की तरह होगा। लेकिन उनकी बातों की कोई परवाह नहीं की गई। सिद्धार्थ के सामने ये सब बातें याद करते हुए प्रभात भारद्वाज के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि वो शैतान उन्हें हर दिन इतनी ज्यादा तकलीफ दिया करता था कि लोग हर पल मौत की दुआ करते थे, लेकिन उन्हें मौत भी नहीं आती थी। उनके साथ जो बीत रहा था उसके बीच भी सिद्धार्थ की मां को ज्यादातर सिद्धार्थ की फिक्र हुआ करती थी। वो शैतान उन्हें ये बता चुका था कि सिद्धार्थ वहां आ गया है और वो उसे भी चैन से जीने नहीं देगा। वो एक मां थी और अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी हो ये वो कैसे बर्दाश्त कर पाती। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे डर नहीं लगता हो, लेकिन लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। यही बात सिद्धार्थ को उसके डैडी ने भी बताई थी कि वे उस रात सचमुच डर गए थे। पहले तो उन्होंने किसी की बातों को नहीं माना, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा डर उन पर हावी होने लगा था। उन्होंने बताया कि उस शैतान के कब्जे में कितने खतरनाक और कितने सारे भूत होंगे इसकी कोई गिनती नहीं लगा सकता। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका मुकाबला कर पाना किसी इंसान की बस की तो बात ही नहीं है। उन्हें लौट कर आए हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ चाहता था कि उसके डैडी को प्रॉपर रेस्ट दिया जाए। शाम हो चुकी थी और सिद्धार्थ थोड़ी ही देर बाद डिनर करने के बाद अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ना चाहता था। वो ऐसे ही अपनी मां को वहां मौत के मुंह में फंसे नहीं रहने दे सकता था। लगभग 1.5 घंटे के बाद गौरी और दयाल ने डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगाया और पेट भर खाना खा लेने के बाद सिद्धार्थ के डैडी अपने कमरे में जाकर सो गए। उन्हें बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। सिद्धार्थ उन्हें बिना कुछ बताए अपनी पूरी तैयारी से एक बार फिर उस भूता हवेली की तरफ निकल गया। अब अंधेरा हो चुका था। गांव में पिछले दिनों हुई तबाही के निशान अब तक मौजूद थे। स्ट्रीट लाइट्स अब तक ठीक नहीं हो पाए थे और यहां तक कि घरों के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अब तक भी नहीं जुड़ पाए थे। इक्का दुक्का घरों की हल्की रोशनी अपने टॉर्च के उजाले में वो आगे बढ़ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो उस शैतान के हमले का किस तरह जवाब देगा। इधर उधर की झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं जंगल में सियार रो रहे थे। एक बार फिर पूरा गांव सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। अब तक वो गांव से पार निकल भी नहीं पाया था कि
उसे अचानक उसके पीछे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वहीं गेस्ट हाउस में मिस्टर बजाज को अपने रूम में अचानक बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होने लगा। आखिर कौन और क्यों सिद्धार्थ का पीछा कर रहा था? क्या सिद्धार्थ के साथ कुछ बुरा होने को था? क्या मिस्टर बजाज की तबीयत ठीक नहीं थी या उनके साथ सोची समझी साजिश हो रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ के डैडी का लौट आना ये तो एक खुशी की बात थी, लेकिन जब से मिस्टर बजाज ने गौरी को उस तरह से तैयार होकर बाहर से आते हुए देखा था, तब से उन्हें ये बात खटक रही थी। उन्होंने गौरी को बाद में टोका भी था, लेकिन गौरी ने जिस तरह से बहाना बनाया था, मिस्टर बजाज का दिल वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो काफी लंबे वक्त से गौरी को ऑब्जर्व करते आ रहे थे और उन्हें पता था कि गौरी पर कभी भी कोई भी शैतानी रूह हावी हो जाया करती थी। तो क्या आज भी कुछ वैसा ही हुआ था? मिस्टर बजाज अपने कमरे में इसी बात को सोच रहे थे और तभी उन्हें अचानक से घबराहट होने लगी थी। वीरानगढ़ में जिस तरह का अंधेरा छाया हुआ था, वैसा अंधेरा तो गेस्ट हाउस में नहीं था, लेकिन शैतानी साजिश गेस्ट हाउस में अभी भी जारी थी। मिस्टर बजाज को जो सफोकेशन हुआ था वो कोई आम सफोकेशन नहीं था। यह सचमुच उन्हें कमरे से बाहर निकलवाने की साजिश थी। लेकिन यह साजिश कर कौन रहा था, इसका जवाब अभी मिलना बाकी था। बहरहाल सिद्धार्थ तो आगे बढ़ते जा रहा था। उसे सुनाई दे रही वह आवाज उसे थोड़ा डरा जरूर रही थी, लेकिन वो तो हर तरह के खतरे का सामना करने का आदी हो चुका था। अभी वो थोड़ी ही दूर बढ़ा था कि उसे किसी के उसके सामने से झाड़ियों की तरफ भागने की आहट महसूस हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच उसे दिखाई दे रही वो लड़की बहुत डरी हुई थी और उसे कोई पकड़ना चाह रहा था। वहां इतना अच्छा उजाला तो नहीं था कि वो ठीक से देख पाता, लेकिन उसने टॉर्च से देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की सफेद सलवार सूट पहने हुए कच्चे रास्ते से भागकर खेतों की तरफ जा रही थी। सिद्धार्थ की दूरी अभी हवेली से बहुत ज्यादा भी नहीं थी और रात भी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। हालांकि वो वीरानगढ़ में रह रहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं लगाया जा सकता कि हर बार उसे दिखाई देने वाली औरतें भूत और चुड़ैली हो। इस बार सिद्धार्थ के सामने कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी और जिस तरह का माहौल आज के जमाने में चल रहा है, वैसे में वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं फेर सकता था। उसे लगा जैसे उस लड़की को उसकी मदद की जरूरत है और ऐसी खतरनाक और सुनसान जगह पर किसी भी लड़की का फायदा उठाया जा सकता था। इसलिए सिद्धार्थ जिधर वो लड़की भागी थी उधर टॉर्च उजाला दिखाकर देखने लगा। ये बात थोड़ी अजीब थी कि उस अंधेरे में भी उस लड़की पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी। वैसे चांद की रोशनी थी और उस वक्त उतना ज्यादा भी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वैसी खतरनाक जगह पर आमतौर पर इतनी रात में बेवजह कोई लड़की नहीं जा सकती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। इसकी वजह से जगह जगह पर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे उनमें पानी इकट्ठा हो गया था। सिद्धार्थ इस बात को देखकर हैरान रह गया था कि वो लड़की वहां पर बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। ये क्या पागलपन था? क्या वो लड़की दिमाग से पागल थी? क्या सिद्धार्थ का उस लड़की की तरफ जाना सही था? दूर से देखने में वो लड़की ज्यादा उम्र की तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी यह हरकत बिल्कुल पागलपन से भरी हुई थी। पहले तो वो ऐसे भाग रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और अभी वो पागलों की तरह अपने पूरे बाल खोलकर गंदा पानी अपने ऊपर डाल रही थी। लगता है ये सचमुच ये लड़की पागल है। मैं इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे यहां से निकलना चाहिए, सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा और फिर वो वापस अपने रास्ते जाने लगा। इससे पहले कि वो थोड़ा आगे बढ़ पाता, अचानक उसे उसके कानों में धीमे से आवाज आई, सिद्धार्थ रुको तो सही। सिद्धार्थ ने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की
उसे वहां दिखाई ही नहीं दी। क्या वो सचमुच कोई भूतनी या चुड़ैल थी? सिद्धार्थ के बढ़ते हुए कदम के साथ उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। एक बार फिर से उसे सुनाई दिया, कहां जा रहे हो? यहां तक आए और मुझसे मिले तक नहीं। तुम मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं प्यासी हूं, पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। इधर आओ तो सही, एक बार मुझसे बात तो कर लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो सचमुच में कोई डाइन या चुड़ैल ही थी जो सिद्धार्थ को किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो अचानक गीले कपड़े और गीले बालों में सिद्धार्थ के सामने आ गई। उसका भीगा बदन टॉर्च की रोशनी में बहुत हॉट लग रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को देखने के लिए अपने हाथों में मौजूद टॉर्च उसके चेहरे पर फोकस किया, उसके खतरनाक चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर गया। उसने हड़बड़ाहट में कांपते हुए हाथों से टॉर्च को ऊपर उठाया। सिद्धार्थ ऐसी किसी भी बला से निपटने के लिए उसी वक्त तैयार हो गया था जब उसे उसके आसपास घुंघरू की आवाज आई थी। उसने अपने हाथों में एक खास किस्म की अभिमंत्रित राख रखी हुई थी। वो राख उसे बूढ़े बाबा के कमरे से मिली थी। सिद्धार्थ जानता था कि बूढ़े बाबा वहां गेस्ट हाउस में नहीं थे, लेकिन उनकी चीजों में उसे कुछ न कुछ काम का जरूर मिल जाएगा। उसने बूढ़े बाबा को उस विभूत का इस्तेमाल करते हुए पहले भी देखा था कि कुछ खास किस्म की लकड़ियों और फूलों का इस्तेमाल करके उस राख को तैयार किया गया था। पर इससे पहले कि सिद्धार्थ उस राख का इस्तेमाल कर पाता, उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ को सीने पर जोर की लात मारी और सिद्धार्थ धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उछलकर वो सिद्धार्थ के ऊपर बैठ गई और अजीब अजीब सा मंत्र बोलने लगी। जैसे ही वो सिद्धार्थ के ऊपर आकर बैठी, सिद्धार्थ के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसके हाथों में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। वो उसे अपने ऊपर से अलग करना चाहता था। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जल्द ही उस चुड़ैल को मुक्ति दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ रख दिया। उसके दोनों हाथ सिद्धार्थ के शरीर में घूम रहे थे। अब तक वो सिद्धार्थ के सीने पर बैठी हुई थी, लेकिन अब वो सिद्धार्थ को बुरी तरह चूमने और अपनी जुबान से उसे चाटने लगी थी। उसका खतरनाक और बदसूरत चेहरा देखकर सिद्धार्थ को घिन आ रही थी और डर के मारे उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। तो क्या वो चुड़ैल उसका खून पीने वाली थी? इधर सिद्धार्थ की जान आफत में फंसी हुई थी और उधर मिस्टर बजाज के उनके कमरे के बाहर निकलते ही किसी ने पीछे से आकर अचानक उन्हें जोर का धक्का दे दिया था। वो खुद को संभाल नहीं पाए और धड़ाम से नीचे गिर गए। वो उस वक्त बरामदे में खड़े हुए थे और बरामदा जमीन के करीब 5 फीट ऊंचा था, लेकिन गेस्ट हाउस में उनके साथ ऐसा कौन कर सकता था? मिस्टर बजाज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये बात तो सच थी कि किसी ने तो उन्हें बहुत जोर का धक्का दिया था। उनकी कोहनी और कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी और वो कहराते हुए खड़े हुए, और जब उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं आया है तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा लेट गए। अभी अभी जो हादसा उनके साथ हुआ था, उसके बाद पहले से हो रही घबराहट अपने आप शांत हो चुकी थी। उधर गांव की सरहद पर सिद्धार्थ उस चुड़ैल से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या, वो चुड़ैल उसका खून नहीं पी रही थी, बल्कि वो तो सिद्धार्थ के साथ कुछ और ही कर रही थी। उसने धीरे धीरे सिद्धार्थ के कपड़े उतारना शुरू कर दिए और वो कुछ ही देर में सिद्धार्थ के साथ जबरन संबंध बनाने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने अचानक से कुछ ऐसे मंत्र बोले जिससे वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई। पर ताज्जुब की बात यह थी कि सिद्धार्थ की जुबान में ये मंत्र आए कैसे, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो कभी भी इस मंत्र को ना सुना था और ना ही पढ़ा था। क्या इसका कोई कनेक्शन पिछले जन्म से था? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। सिद्धार्थ अब पहले से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो उसके साथ हुआ था वो बिल्कुल भी
नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। बहरहाल वो अब हवेली के कंपाउंड तक पहुंच चुका था। अब उसे बस किसी भी तरह से अपनी मम्मी को बचाकर बाहर लाना था और इसी तरह से वीरान गढ़ की मनहूसियत से उसे और उसके परिवार को काफी हद तक छुटकारा मिल जाता। अभी उसने हवेली के चैनल गेट को हाथ ही लगाया था कि उसे एक जोरदार झटका लगा और वो दूर फेंका गया। जैसे तैसे उठा और उसने दोबारा से उस गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी फिर वो उस गेट को खोलने में नाकाम रहा। अब उस गेट के पास जाने से ही उसे बहुत ज्यादा हीट फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा कंपाउंड बहुत खतरनाक आग में झुलसा हुआ हो। सिद्धार्थ ने कुछ उपाय करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो थक हार कर उदास होकर वापस गेस्ट हाउस लौटने लगा। कुछ ही मिनट में जब गेस्ट हाउस के कंपाउंड के पास पहुंचा, उसने देखा, वो दंग रह गया। उसने देखा कि उसके डैडी मिस्टर बजाज को घसीटकर बरामदे से ले जा रहे थे। सिद्धार्थ को लगा जैसे अंधेरे में उसे देखने में कोई गलती हो रही हो या उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो दौड़कर गेस्ट हाउस के करीब आने लगा। मिस्टर बजाज अपने पैर पटक रहे थे और चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। वे आवाज भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मिस्टर बजाज भी अपने हाथ पैर चला रहे थे और वे भी सिद्धार्थ के डैडी को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सिद्धार्थ के डैडी ऐसा कैसे कर सकते थे? अभी सिद्धार्थ कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था कि उसने देखा उसके डैडी के हाथों में एक बड़ा सा चाकू था और वो मिस्टर बजाज के सीने में वो चाकू घोंपने ही वाले थे। आखिर उन दोनों के बीच हो रही इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती थी? अचानक वे बरसों पुराने दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए थे? क्या सिद्धार्थ की आंखें जो देख रही थी वो एक सच था? अगर वो लड़ाई सचमुच मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ के डैडी के बीच हो रही थी, तो सिद्धार्थ दोनों में से किसको चुनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।